जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर नया आपका लॉ ऑफ मोशन। जैसे आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो, नियम किसके? मोशन के। अब मोशन के नियम की बात करें तो एक सबसे पहला नाम आता है और उसका नाम है न्यूटन। भाई ये न्यूटन कौन था? पहले तो बात करें न्यूटन बवाल कहाँ से आए। तो आपको यदि याद हो कि न्यूटन्स की बात करने से पहले मैं कुछ और पहले बात करता हूँ और शुरुआत करता हूँ एक बहुत अच्छे विचारक, जो विचार में साइंटिस्ट नहीं बोलूँगा उसको, भले ही उन्होंने जूलॉजी के वो फादर हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल उनको केवल एक विचारक कहूँगा और विचारक का नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्या अपना व्यू दिया था? अरिस्टोटल ने अपना एक व्यू दिया था सबसे पहले मोशन से रिलेटेड। क्या कहा था अरिस्टोटल ने? अरिस्टोटल ने कहा था कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को चलाते रहना है तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। केवल एक अपना विचार दिया था कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रखना है तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी और 100% पड़ेगी। पहली बार किसी भी मोशन से रिलेटेड और फोर्स से रिलेटेड बात अरिस्टोटल ने शुरुआत कर दी, ठीक है। अब अरिस्टोटल की बात लगभग सही थी, बट प्रॉब्लम क्या आ गई? हमारे दिमाग ने सोचा कि क्या यदि हम एक ऐसे सरफेस की कल्पना करें, वी कंसीडर अ सरफेस विच इज देयर इज नो फ्रिक्शन, हम एक ऐसे सरफेस को कंसीडर करें जिसमें कि कोई फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? यदि फ्रिक्शन नहीं हुआ उस सरफेस पर, यदि मैं आपके कैरम की बात कर लूं, आपके कैरम पर आप जब उसमें बहुत सारा बोरिक पाउडर डाल देते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो जब स्ट्राइकर आप मारते हैं तो कई राउंड लगा देता है। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिस पर बिल्कुल फ्रिक्शन ना हो और उसको यदि मैं एक फोर्स लगाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा दूं तो उस जब फ्रिक्शन नहीं है तो कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, और एनर्जी लॉस नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू ऑब्जेक्ट मोशन में कंटिन्यू बना रहे हैं। यानी कि क्या हुआ? जो अरिस्टोटल की बात थी, अरिस्टोटल ने कहा था कि हमें किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, लेकिन उसने कहीं भी फ्रिक्शन की बात नहीं की थी। इसलिए इस बात को हम फॉल्सिफाई कर देते हैं कि कभी भी यदि हमें किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, और फॉल्सिफाई करने के बाद यदि कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो उस पर यदि हमने फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी रुकेगी नहीं और कंटिन्यू चलती रहेगी उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से और स्ट्रेट लाइन पाथ पर। ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन आता है तो तुमने फॉल्सिफाई की, अरिस्टोटल की जो बात फॉल्सिफाई की, तो उसके में केवल दम नहीं था बेटा, दम था तो उसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सही नहीं बैठ रही थी। हमें एक ऐसा सरफेस की जिसमें फ्रिक्शन नहीं है उस पर सही नहीं बैठ रही थी, और फिजिक्स का रूल कहता है कि यदि हमने कोई भी बात कही है, कोई भी थ्योरी दी है, तो सभी के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको पता है वो अर्थ पर लगे, मून पर लगे या फिर जुपिटर पर लगे, G इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर सब पर लागू हो रहा है और बिल्कुल सही लागू हो रहा है, ठीक है ना। यदि मैं आपको बात करूं 10th क्लास की, तो आप पढ़ चुके हो V इक्वल टू आई। कोई भी कंडक्टर वायर ले लो यार, कैसा भी कंडक्टर वायर ले लो आप, सभी कंडक्टर वायर पर यदि उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उनके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक I और V का रेशियो हमेशा सेम निकलेगा। और यदि मैं उनके बीच में ग्राफ खींचूं तो एक स्ट्रेट लाइन शो होगा जो कि कहां से जा रहा होगा? ओरिजिन से जा रहा होगा, जो आप ऑलरेडी अवेयर हो। यानी कि फिजिक्स के कोई भी लॉ हैं तो वो यूनिवर्सल सभी पॉइंट पर सही थे, बट यहाँ पर स्पेशल कंडीशन आ गई थी, फ्रिक्शन लेस सरफेस उन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है ना। और इसको फॉल्सिफाई, यदि मैं अरिस्टोटल की बात को फॉल्सिफाई किया था तो वो किया था गैलीलियो ने। वैसे गैलीलियो को भी फिजिक्स का फादर माना जाता है, ठीक है। अब आता है गैलीलियो ने क्या कह दिया? गैलीलियो ने केवल यही कह दिया कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो फोर्स की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। यदि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो नहीं पड़ रही, और सरफेस में फ्रिक्शन है तो आपको लगाते रहना पड़ेगा। इतनी बात गैलीलियो ने कही, और गैलीलियो ने एक एक्टिविटी भी की थी, ठीक है। चलिए भाई, अब उस एक्टिविटी के बाद उस गैलीलियो की लॉ को जो बेस माना था वो किसने माना था? न्यूटन से। अब आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ऑलरेडी अवेयर है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इट कंटिन्यू इन रेस्ट, एंड व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट इज इन अ मोशन विद द सेम वेलोसिटी एंड स्ट्रेट लाइन पाथ।
यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी उसी स्ट्रेट लाइन पाथ में, उसी वेलोसिटी से। ये बात किसने दी? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वास्तविकता में गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से बेस्ड था। अब आते हैं सर इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को यदि मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो इनर्शिया जो टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की कंडीशन का विरोध करे। जैसे कि मैं सिंपल सी बात से कहूं कि यदि मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं, एक बॉल को फेंक रहा हूं और बॉल फेंकने के बाद यानी बॉल मोशन में आ गई है, अब मोशन में आ गई है तो बॉल चाहेगी कंटिन्यू मोशन में बनी रहे, वो रुके ना। मतलब क्या है? इसको हमने एक इनर्शिया, क्या हुआ? बॉल क्या चाह रही है? बॉल की टेंडेंसी है, यही चाह रही है बॉल कि वो कंटिन्यू मोशन में रहे और वो रुके ना। ठीक है, मैं दूसरी बात ले रहा हूं, यदि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन में है और यदि कोई कर्व आ गया तो ऑब्जेक्ट क्या चाह रहा है? ऑब्जेक्ट चाह रहा है कि वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता रहे, वो कर्व पाथ पर मुड़े ना। दो चीजें। और तीसरी बात, यदि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट चाह रहा है कि वो कंटिन्यू रुका रहे, वो मोशन में ना आए। मैंने 3 एग्जांपल लिए। नंबर 1, यदि रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो ही चाह रहा है कि वो रुका रहे, तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने दिया इनर्शिया एट रेस्ट। डन। दूसरा, यदि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है तो इसको हमने नाम दिया इनर्शिया इन मोशन। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि भैया रुके ना, मैं इसी स्पीड से ऐसा ही चलता रहूं। डन। और तीसरा, यदि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, एक फिक्स पर, रास्ते में कोई कर्व आ गया तो वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि उसका मोटिव है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता रहे, वो किसी भी डायरेक्शन को चेंज ना करे। अब आपको समझ में आ गया इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक टेंडेंसी है जो किसी भी मोशन के स्टेट का विरोध करे, स्टेज का अपोज करे, उसे हमने इनर्शिया दिया। इनर्शिया के 3 टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डन। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। इनर्शिया मैंने टच कर लिया आपको। अब इनर्शिया में भी आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, जैसे कि यदि आप कारपेट को बैट से या किसी भी स्टिक से पीटते हैं, देन डस्ट पार्टिकल हैज बीन फॉल डाउन। कुछ डस्ट पार्टिकल जमीन पर गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे और हमने एकाएक कारपेट को मोशन में कर दिया, जिससे एक जर्क प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? जर्क। जर्क की वजह से वो डस्ट पार्टिकल जमीन पे आ गए और आपकी कारपेट साफ हो गई। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप किसी पेड़ को सेट करते हैं कि हिलाते हैं तो जो फ्रूट्स हैं वो गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं बेटा? यही बेटा, सेम कंडीशन, वो जर्क प्रोड्यूस होता है और जर्क क्या कर देता है? जर्क की वजह से पत्तियां तो, लीफ तो हिलने लगी, पत्तियां हिलने लगी और आपकी जो डाली होती है, स्टेम होती है, वो भी हिलने लगी। बट प्रॉब्लम क्या आई सर? फ्रूट था वो रेस्ट पर था और रेस्ट और मोशन की वजह से उसमें एक इनर्शिया अप्लाई हुआ और इनर्शिया होने के बाद उसमें जर्क प्रोड्यूस हो गया और जर्क प्रोड्यूस होने से हो सकता है कि जर्क को झेल ना पाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। 2 चीजें। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपको याद हो, आप किसी भी कार में बैठे हो, किसी भी मूविंग व्हीकल में बैठे हो और वो व्हीकल एकाएक टर्न ले तो आप अपोजिट साइड तरफ झुक जाते हो। इसका मतलब क्या है? आप चाह रहे हो, आपका इनर्शिया चाह रहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते रहें, आप ना सीधे इस तरफ मुड़े, राइट पे मुड़े, ना लेफ्ट पे मुड़े। इसी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए आपका शरीर एक अब डायरेक्शन में मुड़ जाता है और वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने तीनों आपके रियल लाइफ एग्जांपल समझा दिए। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप समझ ही गए होंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वास्तविकता में जो गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया था उस पर बेस्ड था। न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वो इसी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया का। चलिए भाई, अब आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के अलावा यदि मैं न्यूटन्स के दूसरे की बात, लॉ ऑफ सेकंड लॉ की बात, सॉरी इसके बाद आता है थोड़ा फोर्स भी आपको बता दूं मैं। फोर्स या पुश और पुल
जिसकी वजह से कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है। मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है और रेस्ट में आ सकता है। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जिसकी वजह से कोई बॉडी मूविंग बॉडी रेस्ट में आ सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और कोई रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ सकती है। ठीक है ना। चलिए भाई, तो फोर्स में भी आपको दो चीजें याद रखनी है। एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि फोर्स होता है एक बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। यदि मैं कहूँ कि एक मेरे पास चौक है और इस चौक पर यहाँ से ठीक है ना 2 फोर्स लगा रखे और एक अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि इस समय 3 फोर्स लग रहे हैं इस चौक पर। इस चौक पर यदि 3 फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और फिर भी चौक अपनी जगह से हिल नहीं रही है, इसका मतलब है इस पर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है। यानी कि द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सभी फोर्सों का सम 0 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और आपको याद होना चाहिए कि फोर्स की हम बात करें तो जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सम यदि हम करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सम करते हैं, तो हमारा रूल कहता है, फिजिक्स का रूल कहता है कि इफ यू डू एनी सम इन अ वेक्टर क्वांटिटी यू शुड अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर आपको पढ़ चुके हो 3rd चैप्टर में कि हम लोगों ने 2 तरह के पढ़े थे। एक तो लॉ हमने पढ़ रखा था ट्रायंगल से, यानी कि हेड टू टेल मेथड, और टेल टू टेल मेथड। इसमें यदि मैं बात करूं तो आपने जो टेल टू टेल मेथड है इसको डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने, तो हमने पढ़ रखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट शुड बी फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप इसके पुराने वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि कोई फोर्स है और फोर्स बैलेंस फोर्स पर है, इसका मतलब क्या है, उसका एल्जेब्रिक सम, मैं वर्ड बोल रहा हूं एल्जेब्रिक सम मतलब सिंपल सम होता है, और एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है वी शुड कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल फोर्स। हमारे सभी फोर्स का डायरेक्शन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और वो की वैल्यू, उसकी वैल्यू यदि बैलेंस फोर्स में एफ नेट, मैं एफ नेट इसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा दोबारा एफ नेट इक्वल टू 0। बैलेंस फोर्स में एफ नेट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। डन। चलिए भाई, अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की बात करूं मैं तो अनबैलेंस फोर्स आप पढ़ चुके हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपका टग ऑफ वॉर, रस्साकस्सी। रस्साकस्सी में क्या होता है, एक टीम इधर खींचती है, एक टीम इधर खींचती है, और थोड़ी देर बाद एक टीम विन हो जाती है, यानी क्या कर देती है, वो अपनी तरफ पूरी रस्से को खींच जाती है, यानी उसने क्या क्या अप्लाई कर दिया, अनबैलेंस फोर्स कर दिया। अब एक पॉइंट याद रखना, अनबैलेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को मूव कराने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहां तक मैं समझा दिया है। इसके अलावा मैं मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन, सेकंड मोशन में कल समझाऊंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।